बाय द डीप, रियली? पिछले 3 से 4 महीनों में मार्केट में एकदम डाउनफॉल चल रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स जो इंडिया के लार्ज कैप इंडाइसेस है वो 9% से डाउन है, मिड कैप इंडेक्स 12% और स्मॉल कैप इंडेक्स सीधे 15% से डाउन है। इसी बीच कई सारे ऐसे ढेरों सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत क्रेजीली गिरे हुए हैं। ऐसे में कई सारे लोग सोच रहे होंगे बाय द डीप। तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है श्याम, और जब भी मार्केट गिर जाता है तो अपनी एक फिलॉसफी लेकर आता है जिसका नाम है बाय द डीप। जैसे कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है वो तुरंत उस स्टॉक में एंटर कर लेता है। आज से करीब 5 से 6 महीना पहले उसने ऐसे कुछ स्टॉक्स की लिस्ट बनाई और जैसे जैसे वो गिरते उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। रिजल्ट ये था कि 1 महीने बाद उसका पोर्टफोलियो 10% से डाउन था और पिछले 4-5 महीनों से वो 30% से भी ज़्यादा से डाउन है। तो क्या ये फिलॉसफी जिसका नाम है बाय द डीप वाकई में काम करती है? आज इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और ऐसे गिरे हुए मार्केट में जहाँ पर बड़े बड़े इंडाइसेस 10 to 15% से डाउन है, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होगी, उनके बारे में भी आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो क्या ये मौका है बाय द डीप करने का या फिर धोखा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और उसे देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूर आप चीज़ें डिटेल में सीखिए। तो यहाँ पर हम फाउंडेशन 2.0 कोर्स लॉन्च करें अभी 19 फरवरी को, जो कि बिगिनर के लिए पर्टिकुलरली बनाया गया है आपके कंसेप्ट्स बेस्ट करने के लिए, बेटर करने के लिए। और उसके साथ अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 का कॉम्बो लेते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक, फिर चाहे वो वैल्यूएशंस हो, फिर चाहे वो आपको मैनेजमेंट एनालिसिस हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस हो, या फिर कंपनी पिक करने के लिए, मल्टीबैगर ढूंढने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारा कंप्लीट एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटीज। तो इस प्री लॉन्च ऑफर में ये 12,999 रुपीज़ का कॉम्बो आपको मिल रहा है मात्र 5,999 रुपीज़ में। और अगर आप सिर्फ फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर 2.0 लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको मिल रहा है सिर्फ 2,919 रुपीज़ में। 19 तक यानी कोर्स लॉन्च डेट तक ही आपको ये ऑफर मिल रही है। उसके बाद इसकी प्राइसेस बहुत बढ़ जाएगी, तो इस ऑफर का जरूर फायदा लें। ये कोर्स आता है विथ लाइफ टाइम एक्सेस एंड 2 सर्टिफिकेट्स। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। इस कॉम्बो ऑफर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो सी यू इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फाउंडेशन 2.0 ऑन 19 फरवरी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने फाउंडेशन 1.0 लिया है उनको 2.0 साथ में फ्री में मिल जाता है। अगर आप अभी 2.0 ले रहे हो तो इसके जो भी अपग्रेडेशंस रहेंगे आने वाले टाइम में 3.0, 4.0, वो सब के सब आपको फ्री में मिलेंगे। उसके लिए बाद में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और हर साल इसका अपग्रेडेशन आता रहता है बिकॉज टाइम बदल रहा है। कुछ साल पहले AI नहीं था लेकिन आज AI दुनिया बदल रहा है। कुछ साल पहले UPI नहीं था लेकिन उसने पूरी पेमेंट इंडस्ट्री को बदल दिया। इसी तरह मार्केट में कई सारे फिनोमिनल चेंजेस होते रहते हैं, तो उन्हें एड्रेस करना और उसके हिसाब से न्यू सिलेबस ऐड करना हमारा काम है। सो फिर चाहे फाउंडेशन कोर्स या फंडामेंटल, हर साल इसमें अपडेट आता रहता है। हर साल न्यू लेक्चर्स, न्यू सिलेबस आता रहता है जिसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में रहेगा। देखिए, अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमने एक वीडियो बनाया था जब ये फॉल जस्ट शुरू हुआ था। और उस टाइम मुझे जो लग रहा था वो ये था कि मैंने वैल्यूएशन की कुछ बातें की थी कि उस टाइम फॉल जस्ट शुरू हुआ था और मैंने बताया था कि अभी तो फॉल जस्ट शुरू हुआ है, अभी भी मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है। एक्चुअली लोग तभी घबरा गए थे कि ये तो बहुत गिर रहा है, लेकिन तब भी वो मार्केट ओवर वैल्यूड था। अभी आते आते मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल हम किस पोजीशन पर हैं। हम थोड़े ओवर वैल्यूड हैं, फेयरली वैल्यूड हैं या फिर अंडर वैल्यूड हैं, तो उसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। और उसके लिए कुछ डेटा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर हम निफ्टी 50 का मीडियन PE देखें तो वो 21.9 का रहा है हिस्टोरिकली, और पिछले कुछ टाइम में अगर देखें तो वो हमेशा उस फिगर से ऊपर ही रहा है। जैसे कि 2020 के बाद एक समय ये 40 के ऊपर चला गया था, उसके बाद धीरे धीरे गिरते हुए अभी करंटली ये 21.2 पर आ चुका है। अब देखिए, ये PE रेशो यूं ही नहीं बढ़ता है। जब बिजनेस में अचानक से ग्रोथ आने लगती है तो प्राइस टू अर्निंग रेशो भी कई बार उस पोटेंशियल को देखते हुए बढ़ने लगते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में जो बिजनेस ग्रोथ हुई है, जैसे निफ्टी 50 में कितनी कंपनीज है, 50 कंपनीज हैं, उन 50 कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो पिछले 10 साल में वो 11.6% थी कंपाउंडेड सालाना। लेकिन अगर मैं पिछले 5 साल की फिगर पर ध्यान दूं तो वो नंबर था कंपाउंडेड सालाना 32% का। इसी के चलते काफ़ी PE रेशो तब बढ़ गया था। लेकिन रिसेंटली वो जो अर्निंग्स हैं वो बैक टू पवेलियन आ गई है, बैक टू नॉर्मल हो गई है। तो इसीलिए निफ्टी को जो PE लोग दे रहे थे ग्रोथ को देखकर, वो अब नहीं दे रहे हैं। उसका PE रेशो अभी 21.2 तक आ चुका है। मार्केट में जितनी भी 50 बड़ी कंपनीज वो निफ्टी 50 में आती है, उसके बाद की जो 50 है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो मीडियन PE रेशो अगर देखा जाए तो वो भी 21.6 के करीब रहा है। लेकिन कोविड के बाद ये रेशो भी 40, 50, 70 इस रेंज में रहा है और रिसेंटली अभी करंटली ये 23.3 पर आ चुका है। इसकी भी अगर बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में यहाँ पर जो बिजनेस ग्रोथ हुई वो 13% कंपाउंडेड सालाना है, जो कि काफ़ी अच्छी है। लेकिन पिछले 5 साल का नंबर देखें तो वो कंपाउंडेड सालाना 32% का है। तो अगेन शॉर्ट टर्म में काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते PE रेशो बहुत बढ़ गया था। लेकिन अभी उस तरह की बिजनेस परफॉर्मेंस निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी
नहीं है, यहाँ पर भी वो धीमापन नज़र आ रहा है। देखिए निफ्टी 50 में सबसे बड़ी 50 है, नेक्स्ट 50 में उसकी बाद वाली 50, यानी टोटल हो गए 100। उसके बाद की जो 150 कंपनीज है 150 कंपनीज वो निफ्टी मिड कैप में आती हैं, और उसके बाद की जो 250 कंपनीज है वो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 500 कंपनीज मिलकर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप बने हैं। अब मिड कैप में कुछ कुछ बड़े इंडेक्स भी हैं, स्मॉल कैप में भी कुछ छोटे बड़े इंडेक्स है, तो नंबर थोड़ा आगे पीछे इसमें होता रहता है। अलग अलग इंडाइसेस भी हैं, मिड कैप में भी बहुत कुछ इंडाइसेस है, स्मॉल कैप में भी है, बट मोटा मोटी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर देखें तो सेकंड और थर्ड क्वार्टर की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को देखें तो वो 4 से 5% की रही है कंपनी के प्रॉफिट में, और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त होने लगी है कि जहाँ पर हम निफ्टी 50 जैसा एक बड़ा इंडेक्स 11.6% की कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ दे रहा था बिजनेस में, प्रॉफिट में, वो भी सीधा 4-5% पर पिछले कुछ क्वार्टर से चल रहा है। तो इकोनॉमिक कंडीशन उससे एक आइडिया आपको आ सकती है, और शायद यही कुछ चीज़ें थी जिसने सरकार पर भी एक तरह से दबाव डाला कि कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज इकोनॉमी और प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो जो 12 लाख है मिडिल क्लास उससे काफ़ी खुश है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ वे कि मार्केट में थोड़ा जो कंजम्पशन है वो बढ़े, क्योंकि एफएमसीजी की हालत आपको पता ही है किस तरह की ख़राब हो चुकी है, और काफ़ी सारा पैसा जो टैक्स में जा रहा था अब वो लोगों के हाथ में बचेगा, एंड देन पीपल विल स्पेंड दैट। बट अगेन अभी भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, बिकॉज इनकम टैक्स पे करने वाली जनता इंडिया में 2 से 3 करोड़ है मैक्सिमम। उनके फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करें हम तो मे भी 5-6 करोड़ तक ये फिगर आ जाएगी सब मिला के। लेकिन अभी भी जो बाकी लोग हैं उनको अगर इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कुछ और कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके और बाकी चीज़ें करके। खैर, कारण कुछ भी हो, जब मार्केट गिर रहा है, लोग डर रहे हैं, तो वॉरेन बफेट की एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। सो करेंटली काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं, तो आपको थोड़ा ग्रीडी बनना तो बनता है। और इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो राइट लेफ्ट स्टॉक्स कुछ भी गिर रहा है। अगर मैं आपको करंटली निफ्टी 50 की स्टेट बताऊँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 बताओ, तो अपनी मीडियन के आसपास आ चुके हैं, मतलब एक फेयरली वैल्यूड आप इन्हें करंटली कह सकते हो। लेकिन धीरे धीरे हो रहा है कि इनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो धीरे धीरे निफ्टी 50 की कंपनीज़ की और निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज़ की और बाकी कंपनीज़ की भी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये थोड़ा और भी नीचे जा सकता है। पर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी इंडेक्स जब भी गिरता है तो उसमें कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो उन इंडिविजुअल स्टॉक वाइज आप देखेंगे तो आपको कुछ जगह पर काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बट एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी कि वैल्यूएशन कम है, पर साथ ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी उस कंपनी में होनी चाहिए। नहीं तो बस कोई स्टॉक गिर गया है तो उसे खरीद लिया, दैट इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आपको एक प्रॉपर वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, फिर चाहे वो पीईजी रेशियो की मदद से हो, डीसीएफ की मदद से हो, और अगर वो होल्डिंग कंपनी तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की मदद से हो। बट करंटली ये चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट एक काफ़ी अच्छा फेयरली वैल्यूड है और कई सारे स्टॉक्स फिलहाल अंडर वैल्यूड होना शुरू हो चुके हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि बाय द डीप करना है कि नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम में मार्केट गिरा हुआ है पैसा डाल देते हैं, बट एक्चुअली यू शुडंट डू द सेम मिस्टेक। आपको हमेशा आपका जो भी पैसा है उसे डिवाइड करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है कि कोई स्टॉक में मुझे फॉर एग्जांपल अभी इस डाउनफॉल में मेरे पोर्टफोलियो में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो करेक्ट हुए, और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं खरीदना चाहता था, उसमें भी एक काफ़ी अच्छी गिरावट आ चुकी है, तो अच्छे वैल्यूएशन पर वो मुझे मिल रहे हैं। तो ऐसे में मैं एक जगह पर सारा पैसा एक साथ नहीं डालता हूँ, तो उसमें धीरे धीरे डालूंगा। तो फॉलिंग मार्केट में क्या है कि अल्टीमेटली बॉटम पॉइंट ढूंढना इज इम्पॉसिबल, कि एकदम एग्जैक्ट बॉटम कौन सा होगा, नोबडी कैन फाइंड दैट आउट। तो इसीलिए बेटर अपॉर्चुनिटी ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि आप जब भी मार्केट अच्छे लेवल से गिर रहा है, अभी ऑलरेडी अच्छा खासा गिर चुका है, तो ऐसे लेवल में आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। मार्केट गिर जाता है तो एवरेज हो जाएगा, और थोड़ा बहुत बढ़ता है तो वो रिग्रेट भी आपको नहीं रहेगा कि नहीं मुझे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए था या बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक SIP की तरह आप इसे सोच सकते हो। तो इंस्टॉलमेंट में आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक एवरेज जो है एकदम एग्जैक्ट बॉटम का एवरेज भी आ जाएगा, और थोड़ा बहुत उसके ऊपर का एवरेज भी आ जाएगा, और एक बेटर प्राइसिंग, एक बेटर वैल्यूएशन आपको मिल जाएगी। अब देखिए, डीप किस कंपनी में खरीदना, ये भी एक अपने आप में एक आर्ट है। कई सारी महंगी कंपनीज है मार्केट में। रिसेंटली हुआ ये था कि मार्केट लगातार बढ़ ही रहा है, तो लोगों ने देखा कि ट्रेंड जैसी कंपनीज है पिछले कुछ 2-3 सालों में 5 to 6 टाइम्स बढ़ी है, और भी कई सारी कंपनीज है वो भी कई गुना बढ़ी है। तो लोगों ने ये सोच लिया कि ये ऐसा ही चलता रहेगा, सो दे बॉट ट्रेंड, दे बॉट सम अदर कंपनीज। लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ पर वैल्यूएशन पर गौर नहीं किया कि अगर कोई कंपनी 200 के वैल्यूएशन के करीब चल रही है, फॉर एग्जांपल ट्रेंड की बात करें, अभी कुछ टाइम पहले जो ट्रेंड की शेयर प्राइस लगातार बढ़ी जा रही थी, लोग खरीद रहे थे, जिसके चलते कंपनी का जो पी रेशियो था वो 200 के करीब चला गया। अब आपका पी 200 का है तो आपको कम से कम 100% की ग्रोथ तो दिखानी होगी, लेकिन ये ग्रोथ दिखाना इतना आसान नहीं है कि आप सोच रहे हो कि 1-2 साल 3 साल ठीक है, उसके बाद 100% की कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाना इज लाइक
इम्पॉसिबल सा हो जाता है कंपनी के लिए बाद में। और सिमिलर चीज़ फिर ट्रेंड के लिए होने लगी है रिसेंट टाइम में। फिर जो ग्रोथ पहले कंपनी दे रही थी वो नहीं हो पा रही है, वैल्यूएशन में करेक्शन आ गया। सो एज एन इन्वेस्टर यू नीड टू पिक वेरी सिलेक्टिवली। 5500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, 5500 प्लस। आपको 100-200 कंपनीज नहीं ढूंढनी है, आपको हार्डली 10-15-20 कंपनीज ढूंढनी है और कोशिश करना कि उससे भी कम ही ढूंढनी है। तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो मेजॉरिटी कंपनी जो आपके पास आएगी वो रिजेक्ट होने वाली है, और उसमें आपको प्रॉपरली मतलब बिजनेस पोटेंशियल तो है ही है, नहीं तो शाम जैसा काम हो जाएगा कि शाम ने कंपनीज में ले ली, लेकिन सर कौन सी वो कंपनीज है जो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी थी, बिजनेस ग्रोथ उतनी है नहीं और ओवर वैल्यूड हो चुकी थी। थोड़ा बहुत उनका भी शेयर प्राइस गिरा था, बट बिजनेस पोटेंशियल उतना तगड़ा नहीं था और वैल्यूएशन उतना गिरने के बाद भी तभी भी ज़्यादा ही था। अभी भी अगर मैं आपको बता दूँ तो कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे ट्रेंड है, तो मुझे लगता है कि इट इज़ ओवर वैल्यूड कंपनी करंटली ऑल्सो 150 के पीई पर, क्योंकि उसके लिए फिर 70-75% की ग्रोथ अभी भी उसे दिखानी पड़ेगी। इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। ऐसी कई सारी कंपनीज मार्केट में अभी भी है जो स्टिल दे आर वेरी वेरी ओवर वैल्यूड। किसी भी वैल्यूएशन मैट्रिक्स से उसे निकालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो ओवर वैल्यूड मिलेगी। ऐसी बहुत सारी करंटली कंपनीज हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर मेनी कंपनीज जो काफ़ी अंडर वैल्यूड है और बिजनेस पोटेंशियल भी उसमें काफ़ी तगड़ा है। तो उस तरफ आप थोड़ा एक देख सकते हो। कुछ 1-2 सेक्टर्स के अगर मैं नाम बताऊँ जिसमें आप थोड़ा अपना स्टडी कर सकते हो, तो BFSI जो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस वगैरह। बैंकिंग में फिर आप सारी बैंक्स को एक बार चेक कर सकते हो, फिर चाहे उसमें NBFC हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, बड़ी बैंक्स हो, तो उनमें आप एक डीप एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि इन सेक्टर्स में ऐसा हो रहा है कि बिजनेस परफॉर्मेंस उतनी खराब नहीं है, बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस काफ़ी एक प्राइसेस काफ़ी गिर चुकी है। जाने माने फंड मैनेजर पीटर लिंच की एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस क्लिप है जिसमें वो बोलते हैं कि हमने जो 93 ईयर्स का स्टडी किया है तो उसमें करीब 45 to 50 ऐसे ईयर्स रहे जिसमें मार्केट गिरा है, यानी कि लगभग 2-3 साल में एक बार मार्केट 10% तक गिरता है। और उन 45-15 में से 15 ऐसे साल हैं जहां पर मार्केट 25% से ज़्यादा गिरता है, जिसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। यानी कि अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो बेसिक मैथ ये बोलता है कि एवरी 6 ईयर आपको उस तरह का की डाउनफॉल देखने मिलता है। नो मैटर वॉट बहाना लगेगा उस चीज़ के लिए, लेकिन ऐसा होता है। अब करंटली देखें तो करंटली अगर लार्ज कैप इंडाइसेस देखें तो क्लोज टू 10% गिर चुके हैं, तो एक करेक्शन हम लार्ज कैप के लिए इसे कह सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉल आगे चल के चलता रहता है और बढ़कर 20% तक जाता है, जैसे कि कोविड टाइम में आया था, दैट वाज अ बेयर, वो एक काफ़ी बड़ा बेयर रन था। मार्केट वाज डाउन बाय मोर देन 25%, सेंसेक्स, निफ्टी और बाकी इंडाइसेस। अब उस तरह की चीज़ें यूएस मार्केट के हिसाब से 6-7 साल में होती है, इंडियन मार्केट के हिसाब से लगभग 7-8 साल में एक बार होती है। अब यहाँ पर ये एक सिर्फ करेक्शन रहता है या फिर बेयर मार्केट, वो तो टाइम ही बताएगा, नोबडी कैन टेल। बट करंट इकोनॉमिक कंडीशन देखते हुए चीज़ें अभी भी उतनी अच्छी नहीं है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आने वाले क्वार्टर, ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है, क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25, अगर इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आती है तो फिर मार्केट में और भी गिरावट जारी रह सकती है। अगर आपने देखा होगा कि बजट के दिन इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद भी मार्केट रेड में क्लोज हुआ, उसके अगले दिन भी मार्केट रेड में था। रीजन बीइंग कि बिजनेसेस के लिए जो कुछ एक्सपेक्टेशंस लोगों को थे वो हुए नहीं, और सरकार का ये था कि कंजम्पशन हम बढ़ाएंगे टैक्स बचाकर, जो कि इनकम टैक्स बहुत कम लोग पे कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स के साथ साथ अगर सरकार जीएसटी में भी थोड़े कुछ अगर चेंजेस करती तो एक कलेक्टिवली एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता था, बिकॉज जीएसटी फिर गरीब हो अमीर सब लोग पे करते ही करते हैं, इनडायरेक्टली उनसे वसूला ही जाता है। तो इस तरह की कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं हुई है, इससे लोग, या फिर अगर आप कॉर्पोरेट देखें तो वो उतने खुश नहीं है ओवरऑल चीज़ों को, मतलब रिकवरी को लेकर। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जो नंबर्स भी बताया वो काफ़ी कंजर्वेटिव है जीडीपी ग्रोथ के भी, तो उससे काफ़ी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी ग्रोथ के कम होने वाली है क्या। सो मार्केट किसी भी तरीके का हो, देयर आर काइंड ऑफ कंपनीज जहाँ पर ग्रोथ मतलब जो काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है, नो मैटर व्हाट किस टाइप की कंडीशन चलती रहती है। तो उस तरह की कंपनीज आप ढूंढिए, और उससे अगर इस तरीके के वैल्यूएशन पर आपको मिल रही है तो उसमें थोड़े थोड़े लेवल पर आप बाय करना शुरू करेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है, जैसे सोलर इंडस्ट्रीज है, थोड़ी ओवर वैल्यूड है। अगर आप देखेंगे तो नो मैटर वेयर द इकोनॉमी गोल्स, वहाँ पर आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि अभी बस जो सोलर रिवोल्यूशन है वो चल रहा है, तो उसका फ़ायदा उन कंपनीज को मिल रहा है। रिसाइकलिंग की जो कंपनीज हैं, एवरीबडी इज़ लाइक जो ESG वगैरह के कंसेप्ट चल रहे हैं, ESG यानी कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उन्हें बोला गया है कि आप यहाँ पर ध्यान रखो, आप थोड़ा अपना ESG कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ वगैरह वगैरह। तो रिसाइकलिंग में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, फिर चाहे वो रबर रिसाइकलिंग हो, वाटर रिसाइकलिंग हो, और इसमें भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। उस पर आने वाले टाइम में मैं ज़रूर बात करूँगा। अगर आप चाहते हो कि एक डिटेल्ड वीडियो आए इस ओवरऑल सेक्टर पर तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं 1-2 कंपनी को पिक करने के बजाय पूरे इंडस्ट्री पर ही बना दूंगा। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है ऑफ कोर्स, बट यही है कि वो गलती मत कीजिए कि एक साथ ही सामने जो कि एक साथ ही पैसा डाल दिया। पुट दैट इन पार्ट्स एंड पुट इन क्वालिटी कंपनीज। सो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।